हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आदेश गुरुकुल पे। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको ग्राफिक कला से संबंधित कई सारी वीडियोस दी हुई हैं। तो इससे पहले कि आपके जो प्रोसेस रहे हैं, तो प्रोसेस में क्या है, जैसे आपको रिलीफ, इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी, स्टेंसिल 4 प्रोसेस बताए गए थे, जिसमें से रिलीफ और इंटेग्लियो के अंतर्गत हम चल रहे थे। रिलीफ आपका कंप्लीट था, इंटेग्लियो के अंतर्गत चल रहे थे। तो इंटेग्लियो के अंतर्गत हमने दो पार्ट आपको बांट के बताए थे, एक रेखा उत्कीर्ण और एक आपका अम्लांकन। रेखा उत्कीर्ण का मतलब है आपकी कोई भी धातु प्लेट है तो उस धातु प्लेट पे आप डायरेक्ट किसी नुकीले औजार की सहायता से आप उसमें कटान कर लेते हैं। जैसे हमने माना कि हमारे पास ये प्लेट है और हमने इसको क्या किया, इस पे हमने कोई भी चित्र बनाया, मतलब स्केच किया, और उसको हमने डायरेक्ट नुकीले औजार से काटना स्टार्ट कर दिया। तब ये क्या होगा, तब ये रेखा उत्कीर्ण होगा। ठीक है, ये होगा रेखा उत्कीर्ण। लेकिन इसकी जगह पे अगर हमारी यही प्लेट है और इस पे हमने कोई भी चित्र बना रखा, जैसे हमने कोई भी एक चित्र बना लिया इस पे, तो अगर इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने अम्ल डाल दिया या एसिड की सहायता से इस पे डाल करके हमने इसके कटान किया, तब ये क्या होगा, तब ये अम्लांकन में आएगा। तो अगर दोनों की अपेक्षा देखी जाए यहाँ पे, तो ये जो है इसको हम डायरेक्ट हाथ से इसकी खुदाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अधिक श्रम लगेगा। यहाँ पे तकनीक तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो चित्र होगा या जो चित्र उत्कीर्ण का होगा, यहाँ पे ताकत आपकी कम लगेगी, मतलब श्रम कम लगेगा। आपके प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन आपकी ताकत यानी कि श्रम वाली प्रक्रिया हो जाएगी। तो देखिएगा, आज का जो आपका प्रोसेस आएगा वो रेखा अम्लांकन से संबंधित आएगा या अम्लांकन से संबंधित आएगा। तो जो भी तथ्य रहे हैं, एक एक तथ्य को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अम्लांकन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और कई सारे प्रोसेस, जैसे हम अम्लांकन का नाम ले लेते हैं, तो अम्लांकन तो एक प्रोसेस हो गया, मतलब एक विधा हो गई। उसके अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं, वो आती हैं। ठीक है, तो अम्लांकन की जब हम बात करते हैं, तो अम्लांकन की स्टार्टिंग कब हुई, कहाँ से हुई, या पहले क्या कार्य करते थे। तो जैसे अम्लांकन का एक सामान्य इतिहास देखा जाए, तो जैसे सुनार होते हैं आपके, जो गोल्ड का काम करते हैं या ज्वेलरी जो बनाते हैं, तो अपने जो उनके आभूषण होते हैं, जो पुराने आभूषण होते हैं, उनको साफ करने के लिए भी अम्ल में उनको डाल करके साफ करते हैं। तो क्या होता है, वो क्षरण ही होता है, क्योंकि ऊपर की जो जंग होती है या धातु जो होती है उसको चमकाया जाता है। तो चमकता क्यों है, क्योंकि वहाँ पे अम्ल द्वारा कटान किया गया है, इसलिए करना। बस ये होता है कि वहाँ पे मात्रा कम रहती है अम्ल की, मतलब सांद्रता जो होती है उसकी कम रहती है, तो वो भी अम्लांकन होता है। अगर हमने किसी प्लेट पे अम्ल डाल दिया है, अगर वो कटान कर रहा है, तो वो भी अम्लांकन होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि अम्लांकन क्या होता है। तो देखिएगा अम्लांकन कैसे किया जाता है, किस किस प्रकार से उसके प्रोसेस आएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि अम्लांकन। तो सबसे पहले ये कोई प्रोसेस नहीं है, तो एक विधा हो जाएगी, क्योंकि एक अम्लांकन विधा हो गई। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस आएंगे, तो पहले अम्लांकन के बारे में समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन इससे आता है, क्योंकि अम्लांकन की स्टार्टिंग कब हुई, तो इसका जो समय काल आएगा वहां पे आप समय लिख लीजिएगा 1515 ईस्वी। कई बार नेट के पेपर में 1513 भी सही कराया गया है, लेकिन क्योंकि 1515 वहां पे ऑप्शन में विकल्प में नहीं रहता था, लेकिन इसलिए बिल्कुल सही जो आपका रहेगा वो 1515 रहेगा। और वहां पे एक व्यक्ति का नाम भी आता है, डेनियल हॉफर, नाम लिख लीजिएगा। डेनियल हॉफर जो रहे हैं वो इसके प्रारंभ करता रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी आ जाए कि अवलांकन विधा का प्रारंभ किसने किया था, तो सबसे पहले जो किया था, पूरे विश्व की जो बात करेंगे वहां पे डेनियल हॉफर आएंगे। क्योंकि अब क्वेश्चन एक और आता है कि भारत में अम्लांकन विधा या एचिंग पद्धति का प्रारंभ किसने किया था, तो इसका क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा, फिर प्रोसेस आएगा, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है कई बार। तो लिख लीजिएगा, भारत में एचिंग का प्रचलन या अम्लांकन विधा का प्रचलन, एचिंग का प्रचलन मुकुल डे ने किया। मुकुल चंद्र डे जो रहे हैं उन्होंने किया था, तो उनका नाम लिख लीजिएगा, मुकुल चंद्र डे ने किया। ये प्रश्न कई बार नेट के पेपर में आ चुका है, और नेट नहीं, आपकी कोई भी टीजीटी है, पीजीटी है, क्योंकि ये इंडियन आर्टिस्ट रहा है, तो हर जगह आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर सबसे पहले पूछा जा रहा है तो 1515 में डेनियल हॉफर ने इसका स्टार्टिंग किया था, और जब भारत से क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मुकुल चंद डे का आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इतिहास से संबंधित, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो तो हो गया। अब क्या होता है अम्लांकन, तो उसको एक बार समझ लीजिएगा कि अम्लांकन क्या होता है या किसके अंतर्गत कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसी में फिर प्रोसेस आएंगे आपके। तो देखिएगा, जैसे प्लेट पर जो आपके रेखा चित्र होते थे, उसके प्रभाव जो होते हैं उस पर अगर हम शारीरिक बल ना लगाएं, तो अगर हम रासायनिक बलों की सहायता से, मतलब रासायनिक तत्वों की सहायता से अगर उसका हम कटान करें, तो वहां पे हम अम्ल का प्रयोग करेंगे। तो अगर अम्ल प्लेट को काटेगा, जैसे हमने क्या किया, ये हमारी प्लेट थी, ये हमारी प्लेट थी, तो प्लेट तो आपको पता ही कितनी मोटी होनी चाहिए या कैसी प्लेट होनी चाहिए, धातु की कैसी होनी चाहिए। तो जैसे हमारी तांबे की प्लेट है और इस पर हमारा एक चित्र बना हुआ है, ये हमारा अक्षर बना हुआ है भी, तो या तो हम इसको हाथ से डायरेक्ट उत्कीर्ण कर लें। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट उत्कीर्ण कर रहे हैं तब ये क्या होगा, तब तो हो जाएगा उत्कीर्णन।
उत्कीर्ण विधा हो जाएगी यानी कि इनग्रेविंग हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह पर, अगर हम उत्कीर्ण नहीं कर रहे हैं, अगर इसकी जगह पर हमने रासायनिक गुणों का प्रयोग कर लिया, यानी कि क्या किया, हमने रासायनिक गुणों का प्रयोग कर लिया, रासायनिक गुणों, तो रासायनिक गुणों में हमने किसका प्रयोग कर लिया, तो हमने अम्ल का प्रयोग कर लिया। अगर हमने अम्ल की सहायता से, मतलब डायरेक्ट हाथ से ना काट करके हमने अम्ल की सहायता से अगर इसको हमने काट लिया है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये उत्कीर्ण नहीं रह जाएगा, तब ये जो होगा ये हो जाएगा अम्लांकन। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी धातु प्लेट है जिसमें हम शारीरिक बलों की अपेक्षा, शारीरिक बलों के अलावा वहां पे अगर हम रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, अगर उससे हम प्लेट का कटान कर रहे हैं, तब होगा अम्लांकन। ठीक है, और अम्लांकन की स्टार्टिंग कब हुई थी या किसने की थी, तो दोनों व्यक्तियों का नाम आ चुका है, एक भारत के रहे, एक पूरे यूरोप के रहे या पूरे विश्व के रहे। ठीक है, उनकी बात हो रही है तो डेनियल हॉफर याद रखिएगा। अगर भारत की हो रहेगी तो सबसे पहले आपके मुगल चंडे आएंगे। तो इतना तो प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा कि अम्लांकन क्या होता है। तो किसी धातु प्लेट को अम्ल द्वारा काटना जो होता है वो अम्लांकन होता है। फिर अब इसके अंतर्गत हम छापा कला की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कार्य करेंगे, तो इसके कार्य को भी देखिएगा कि जैसे इसका जो प्रोसेस आएगा, ये तो अम्लांकन विधा हो गई कि अम्लांकन क्या होता है। तो अम्लांकन जो होता है, अम्ल द्वारा धातु को काटना जो होता है या धातु का जो कटान होता है वो अम्लांकन होता है। फिर इसके अंतर्गत जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो प्रोसेस आएगा वो आएगा रेखा अम्लांकन, कि लाइन एचिंग कैसे करते हैं उसको देख लीजिएगा। जैसे प्रोसेस जो है वो है रेखा अम्लांकन, रेखा अम्लांकन, समय काल वही रहेगा, यहाँ पे भी 1515 ही रहेगा। तो अब देखिएगा इसके अंतर्गत कार्य कैसे होता है। और अम्लांकन जो है, क्योंकि यहाँ पे भी जो सतह होगी वो आपकी प्लेट से नीचे की तरफ धसी रहेगी, तो ये भी आपका इंटेग्लियो का ही पार्ट है। बस इंटेग्लियो में दो पार्ट कर दिए गए थे, एक रेखा उत्कीर्ण और रेखा अम्लांकन। तो उत्कीर्ण के सारे पार्ट आपके हो चुके हैं, जैसे प्लेट इनग्रेविंग, आपके ड्राई पॉइंट, मेजोटिंट। अब आपके अम्लांकन के चल रहे हैं, तो अम्लांकन में आपके रेखा अम्लांकन और भी आगे के जो प्रोसेस रहे, चाहे विस्कोसिटी हो चाहे एक्वाटिंट हो, जो भी आपके हों वो आते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा रेखा अम्लांकन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको प्रोसेस देखिएगा क्या चीजें, बस नॉर्मली प्रोसेस को देखना है क्या है, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप पढ़ने बैठेंगे वहां पे कैसे चीजें की जाती हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग कट हो जाएगा। सिर्फ वहां पे आपको ध्यान का रखना है, तो वहां पे आपको रेखा अम्लांकन या आपका जो रहा है ये यहाँ पे लिख गया है तो इसको लाइन एचिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, रेखा अम्लांकन 2 बार हो गया था, इसको लाइन एचिंग कर लीजिएगा। ठीक है, और एचिंग के लिए एक और शब्द आया हुआ है, क्योंकि पेपर में कई बार आ भी चुका है, अज्य लेखन। ठीक है, अज्य लेखन नाम लिख लीजिएगा, जो एचिंग आता है उसकी जगह पे अज्य लेखन आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक बार पेपर में आया था कि जो एक भारतीय यूरोपीय कलाकार रहा है रेम्ब्रा, रेम्ब्रा किस लिए प्रसिद्ध रहा है, तो रेम्ब्रा एचिंग के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो वहां पे एचिंग शब्द ना दे करके अज्य लेखन दिया गया था। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आप उसके साथ लिख लीजिएगा। तो देखिए जैसे हम रेखा अम्लांकन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैसे प्रोसेस को करेंगे एक बार उसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सबसे पहले हमारी धातु की प्लेट है। तो धातु की प्लेट हमारी कितनी मोटी होनी चाहिए, एक बार उसको भी ध्यान रखिएगा कि 16 से 18 गेज, मतलब कितनी है, 16 या 18 गेज मोटी हमारी प्लेट है। और किसकी है, हमने मान लिया ये प्लेट जो हमारी थी वो कॉपर यानी कि तांबे की प्लेट थी। कॉपर उसी को तांबा कहते हैं, तो कॉपर लिख दें या तांबा लिख दें। और एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है कि कांसा जो है, मतलब तांबा तो एक प्योर धातु है, वो किसी के मिश्रण से नहीं बनता है, लेकिन एक कांसा धातु है, कांस्य धातु आती है। तो कांस्य जो है किसका मिश्रण है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो वो जो मिश्रण रहेगा वो तांबा, टिन और जस्ता का आएगा, तांबा, टिन और जस्ता। ठीक, इसका क्वेश्चन कई तरीके से आता है। एक तो ये आता है कि कांसा किसका सम्मिश्रण है, तो तांबा, टिन, जस्ता का है। फिर इसी का परसेंटेज पूछता है कितने परसेंट से मिले, तो 90, 7 और 3%। अगर इसके भी अनुपात में हम मिलाते हैं तब आपका बन जाएगा। फिर सूत्र क्या आता है, तो इसके भी आपके जो सूत्र आते हैं उसको देख लीजिएगा। एक आता है Cu, इसको कॉपर को Cu लिख के आता है, टिन को Sn लिख के आता है, जिंक को Zn लिख के आता है, Zn। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कांसा सम्मिश्रण है, तो या तो सूत्र दे दे Cu, Sn, Zn, या तो आपका तांबा, जस्ता, टिन दे दे, या परसेंटेज दे दे। तो इन धातुओं के मिलने से आपका कांसा बनता है। ठीक है, तो इसीलिए जो समामेलन का संबंध आता है या सम्मिश्रण धातु का संबंध आता है वो कांसे से आता है, क्योंकि 3 धातुओं के मिलने से वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपर की प्लेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां से मिलता जुलता शब्द आया था, इसीलिए हमने बता दिया। और ये क्वेश्चन जो है नेट के पेपर में आपको कई बार मिल चुका है, और उसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्स में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम लाइन एचिंग की बात कर रहे थे। तो लाइन एचिंग में आप देखिएगा क्या महत्वपूर्ण चीजें रही हैं या उसको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी प्लेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि इंटेग्लियो मेथड आपका कोई भी हो, वहाँ की धातु की प्लेट की आवश्यकता बहुत ही रहती है या बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ आपकी प्लेट हो गई।
और प्लेट अगर आपके पास है तो प्लेट को पहले साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो धातु प्लेट है वहाँ पे कोई निशान नहीं रहना चाहिए पहले से। जैसे यहाँ पे कोई निशान पड़ा हुआ है, अब उसको आप खड़िया पाउडर होता है आपका, उससे रगड़ करके अच्छी तरीके से चमका लेना चाहिए सतह को। अब आपके पास प्लेट भी थी, ठीक है, अब आपके पास 16 से 18 गेज मोटी प्लेट भी थी। अब आप क्या करेंगे वहां पे, तो जैसे आपने पहले के प्रोसेस में क्या किया था, एक आपके पास हीटर था, जैसे माना ये हमारे पास हीटर है और हमने इस पर इस प्लेट को रख लिया है। ये प्लेट हमारी जो थी हमने इस पर इसको रख लिया है और हीटर नीचे से गर्म है, मतलब प्लेट हमारी गर्म हो रही है, ठीक है। जब प्लेट हमारी गर्म हो रही है उसी अवस्था में, ज्यादा गर्म भी नहीं करनी है, थोड़ा सा जब गर्म हुई है तो वहां पे जैसे हमने लिखा था हीटर, ये आपका रहा, ये आपकी प्लेट रही, आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर इसके ऊपर क्या रगड़ेंगे आप, ग्राउंड रगड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, ये ग्राउंड का गोला बना, रगड़े इस पर हम रगड़ते हैं तो क्या ये है, तो ग्राउंड का बना गोला इस पर रगड़ा जाता है। तो ग्राउंड किससे बनता है, तो ग्राउंड जो बनता है मोम प्लस डामर के मिश्रण से बनता है। जिसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं अस्फाल्टम, नाम जरूर याद रखिएगा, अस्फाल्टम कहते हैं। और अगर अस्फाल्टम नहीं आता है तो वहां पे बिटुमन आता है, ठीक है। ये अस्फाल्टम या बिटुमन आ सकता है, तो दोनों में से कोई एक नाम आ सकता है। तो आपने सबसे पहले हीटर पर प्लेट को गर्म किया, और गर्म जब गर्म रहता है, ज्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि ज्यादा गर्म कर देंगे तो ग्राउंड जब लगाएंगे तो वहां से वो ग्राउंड जो होता है वहां पे बुलबुले उठने लगेंगे, ठीक है। तो इतना सतह वहां पे क्लियर नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक लेयर में पूरा हमें लगा देना है जो ग्राउंड हमारा है। तो ग्राउंड जो रहेगा मोम प्लस डामर का रहेगा मिश्रण का, उसी को अस्फाल्टम या बिटुमन कहेंगे। इसको हम एक लेयर लगा देंगे। अब जैसे हमारा एक लेयर लग गया, जब प्लेट हमारी ठंडी हो जाएगी, मतलब प्लेट हमारी ठंडी हो गई, तब हमें क्या करना है, तो पहले की तरीके से जैसे आपने उसको काला किया था, आपने मोमबत्तियों के धुएं से पूरी प्लेट को काला किया था, तो वही यहाँ पे भी करना है कि आपने सबसे पहले ग्राउंड लगाया, ग्राउंड लगाने के बाद में आपने पूरी प्लेट को क्या कर दिया, काला। तो जैसे हमारी ये प्लेट थी, आप जो शिकंजा आपको बताया गया था उसी प्रकार का शिकंजा रहेगा। तो ये प्लेट हो गई, उसके नीचे आपने क्या किया, आपने 3-4 जलती हुई मोमबत्तियों से उसके धुएं से काला कर लिया। ये हमारी मोमबत्तियां हो गई। उसके धुएं से हमने क्या किया, जिस तरफ ग्राउंड लगा हुआ था, जैसे हमने माना कि नीचे की तरफ ये आपका ग्राउंड यहाँ पे लगा हुआ था, तो इस प्लेट को हमें उल्टा करके इसकी जहाँ पे ग्राउंड लगा हुआ है वहां पे मोमबत्ती के धुएं से उसको काला करना है। और काला किस लिए करते हैं, तो वो भी एक इसका प्रोसेस आएगा, क्योंकि अगर हम काला नहीं करेंगे तो बाद में उस पर रेखांकन कैसे उतारेंगे। अब आपने प्लेट को काला कर लिया, इस मोमबत्ती के धुएं से काला कर लिया। अब क्या काम आएगा वहां पे, तो जैसे आपने जो स्केच पेपर पे आपने चित्र तैयार किया होगा, ये आपका स्केच पेपर है, ट्रेसिंग पेपर जिसको कहते हैं। तो ट्रेसिंग पेपर, अब आपने इस पर चित्र ये स्केच किया पेंसिल से, आपने इस पर चित्र ट्रेसिंग किया, किससे ट्रेसिंग किया, तो पेपर से, आपका पेंसिल से, यहाँ पे आपने चारकोल पेंसिल या कोई भी पेंसिल से आपने इसको स्केच किया। और इस ट्रेसिंग पेपर को उठा करके, जैसे हमारे पास कोई भी चीज है, यहाँ पे एक पेपर ही है, कोई एक पेपर हमने ले लिया, कोई आपका पेपर जैसे रहेगा, तो उस पेपर को हमने क्या किया, इस तरीके से देखिएगा वहां पे, ठीक है। तो ये जैसे हमने स्केच किया था, ये हमारा स्केच है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो कार्बन तो ऊपर की तरफ हमारा रहेगा। तो इसको हमने क्या किया, जस्ट अपोजिट ऐसे रख दिया और ऊपर से हमने इसको रब करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, नीचे आपका मोम प्लस डामर का मिश्रण था और आपने ऊपर से रब करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, अब क्योंकि नीचे जो मोम प्लस डामर रहेगा उसमें चिकनाई का पार्ट कुछ ना कुछ रहेगा, और यहाँ पे कार्बन था, तो क्या होगा, जब इसको हम हटाएंगे तो ये कार्बन जो रहेगा वो उसी में चिपक जाएगा। ये कार्बन जो हमारा था वो इसी में चिपक गया। अब जब कार्बन हमारा चिपक गया तब हमें क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, एक हमारी नुकीली कलम रहेगी, ठीक है। जैसे नुकीली कलम कैसी रहेगी, तो ये समझ लीजिएगा किस आकार में रहेगी या कैसी रहेगी, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसको बस इतना देख लीजिए कि किस आकार की रहेगी वो। तो एक सुई के आकार की रहेगी, ये सुई हम मान लेते हैं, सुई है या रेखा चित्रण सुई है, कुछ भी इसको कह सकते हैं, रेखा चित्रण सुई, सुई कहें या रेखा चित्रण सुई कहें। अब इससे क्या करेंगे, जो ये लाइंस आपने चारकोल की पेंसिल से यहाँ पे उतार ली थी, ठीक, उससे क्या करना है, इस नुकीली सुई से इसके ऊपर जो ग्राउंड लगा था उस ग्राउंड को हटा देना है। इस ग्राउंड को आप आराम से इसको हटा देंगे, तो जब ये ग्राउंड हट जाएगा वहां से, तो क्या होगा, नीचे की जो प्लेट थी वो दिखने लगेगी, नीचे की जो प्लेट थी वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। तो आपका क्या हुआ, तो उसके पहले देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपने इसको ग्राउंड को हटाया क्यों, क्योंकि अगर आप इस ग्राउंड को हटाएंगे नहीं तो आप बाद में यहाँ पे मोम से, या मोम जो रहेगा या आप उसके ऊपर जो डामर लगा हुआ है उसका कटान फिर कैसे होगा। मतलब अगर आपको धातु प्लेट को अगर काटना है अम्ल की सहायता से, क्योंकि जो ये आपका ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड की विशेषता ये होती है कि ये अम्ल प्रतिरोधी होता है।
ग्राउंड जो होता है ये अम्ल प्रतिरोधी होता है, क्योंकि इस पर अगर हम अम्ल डाल भी देंगे, अगर इस पे ग्राउंड लगा हुआ है, अगर हम अम्ल डाल भी देंगे तो अम्ल कोई इस पे इफेक्ट नहीं दिखाएगा, अम्ल का कोई काम इस पे नहीं हो पाएगा, मतलब वहां पे पहले से अम्ल प्रतिरोधी है। तो कुछ चीजें जैसे अम्ल प्रतिरोधी रहती है, जैसे आपका एक तो ग्राउंड हो गया, एक आपका रेजिन आता है वो भी अम्ल प्रतिरोधी रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो भी चीजें अम्ल प्रतिरोधी वो पूछी जाती है पेपर में कि अम्ल प्रतिरोधी कौन सा। प्रतिरोध का मतलब है दूर करना, कि अम्ल का इस पे कोई प्रयोग ही नहीं होगा, वो दूर कर देगा अपने आप से। तो यहाँ पे जो रेखाएं आपने उस नुकीली सुई से, आपकी जो सुई थी उससे आपने यहाँ पे नुकीली सुई से आपने इसको हटा लिया, यहाँ पे ग्राउंड को हटा लिया। अब आपने इसको ग्राउंड को हटा दिया, आपका क्या काम रहेगा, तो आपने ग्राउंड हटाने के बाद में जो लाइंस थी ये खुल गई, मतलब ये ग्राउंड जो ऊपर का था चित्र के ऊपर से ये खुल गया। जैसे हमने मान लिया ये हमारा ग्राउंड था, ये यहाँ से खुल गया। अब हमें क्या करना है, तब अब इस पे हमें अम्ल की सहायता से काम करना है। तब हम कैसे काम करेंगे, तब हमने क्या किया, स्टॉपिंग आउट वार्निश एक आती है। कौन सी वार्निश आती है, नाम लिख लीजिएगा, स्टॉपिंग और इसलिए इसका प्रयोग करते हैं स्टॉपिंग वार्निश का, कि जहां पे हमें प्लेट को नहीं अम्ल की सहायता से नहीं काटना है, वहां पे जो चीजें आएंगी, तो अगर उसे हमें नहीं काटना है तो वहां पे हम ब्रश से स्टॉपिंग आउट वार्निश लगा देंगे। तो आगे की तरफ तो पहले से आपका ग्राउंड लगा हुआ है और ग्राउंड आपका हार्ड हो चुका है, क्योंकि मोम प्लस डामर का मिश्रण है तो पूरा हार्ड हो चुका था। सिर्फ लाइन्स वही खुली हुई है जहां पे आपका चित्र है, जो आपका चित्र था सिर्फ वही लाइंस खुली हुई है, बाकी सारी की सारी आपकी लाइन जो है वो ढकी हुई है, अच्छी तरीके से ढकी हुई है। जैसे ये चीज हम बता रहे हैं आपको, इसको देख लीजिएगा, इसी तरीके से पूरी प्लेट है, सिर्फ आपका चित्र वाला जो पार्ट है वो नहीं ढका है, बाकी का पूरा पार्ट जो है वो आपका पूरी तरीके से ग्राउंड से ढका हुआ है। ठीक है, तो ग्राउंड जो है पहले से अम्ल प्रतिरोधी है, तो आपका जैसे क्या है, जैसे आगे की तरफ से तो अगर हम अम्ल डालेंगे तो आपका नहीं कटान होगा, लेकिन ये आप प्लेट जब इसको रखेंगे तो अम्ल ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से हम टपका रहे हैं, इसको तो एक बर्तन में रखेंगे ना, तो अगर आगे की तरफ से नहीं कटान करेगा लेकिन पीछे की तरफ से तो पूरा इसको काट के खत्म कर देगा। तो अब इसको कैसे बचाना पड़ेगा, तो आप इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद आपको स्टॉपिंग आउट वार्निश आपको साइड में, मतलब चारों साइडें जो हैं, इस साइड से, इस साइड से भी और पीछे की साइड से, इस आगे तो ग्राउंड लगा हुआ है, पीछे की साइड से भी आपको स्टॉपिंग आउट वार्निश ब्रश की सहायता से अच्छी तरीके से लेपित कर देनी है, यानी कि लगा देना है। अब जब आपने वार्निश लगा दी, जब वार्निश सूख जाएगी तब क्या करना है, तो आपका जैसे जो जहां पे आपने उसको टब को तैयार किया है, यानी कि जिस बर्तन में आपको रखना है, जिस बर्तन में आपने प्लेट को रखना है वहां पे, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा बर्तन था जहां पे हमें इस गहरे बर्तन में रखना था। ठीक है, ये हमारा बर्तन था और इस बर्तन में हमें कुछ रखना था या प्लेट हमें रखनी थी। तो ये प्लेट क्या है, प्लेट को हम इस तरीके से रखेंगे, जैसे क्या हुआ, ये चित्र आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ये आपको इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, या आपका आकृति जो रहेगा इस तरीके से दिखना चाहिए वहां पे, मतलब ऊपर की तरफ आकृति रहेगी। जैसे हमने ये बताया था आपको, ये प्लेट है हमारी और ये हमने स्केच किया था, तो हमको बिल्कुल ऐसे रखना है, ऐसा नहीं कि इसको हम नीचे कर देंगे, क्योंकि अगर नीचे कर देंगे तो अम्ल नीचे से नहीं जाएगा, अम्ल तो प्लेट में जब भरेंगे तो ऊपर से आएगा। मतलब कटान हमेशा जो होता है, एक प्लेट है, ये हमारी प्लेट रहेगी तो नीचे से अम्ल जाके ऊपर की तरफ नहीं काटेगा, हमेशा अम्ल भरा होता है, तो इतना जैसे अम्ल भरा हुआ है तो अम्ल आकर के ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं अंडर कटिंग। कि अंडर कटिंग का संबंध किससे है, तो अंडर कटिंग का संबंध होता है वो एचिंग या अम्लांकन से होता है, क्योंकि अम्ल जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ काटता है। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि अंडर कटिंग का संबंध किससे है, तो एचिंग से संबंधित रहेगा। तो आगे देखिएगा, जैसे हमने इस प्लेट को इसमें रख लिया, लेकिन इसमें है क्या पहले से ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें रहेगा क्या, तो इसमें आपका नाइट्रिक एसिड, ये जो प्लेट इसमें बना हुआ है घोल जो यहाँ पे रहेगा वो नाइट्रिक एसिड या आयरन पर क्लोराइड, यहाँ पे या आयरन पर क्लोराइड। ठीक है, आयरन पर क्लोराइड का 1/2 का घोल रहता है, 1/2 का घोल जो रहता है मिश्रित रहता है। तो मुख्य जो आएगा काम वो नाइट्रिक एसिड का ही आएगा, क्योंकि कॉपर प्लेट में इसको महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसमें वो पहले से भरा हुआ है, तो प्लेट जो होती है, प्लेट जितने में आ जाए उसके ऊपर लगभग आधा इंच आपका और अम्ल भरा रहना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इसमें जब भरा रहता है तो क्या होता है, जब ये अम्ल आपका प्लेट में अम्ल पहले से है, आपका जो भी यहाँ पे जार था, बर्तन था, उसमें पहले से अम्ल था, उसके बाद आपने प्लेट रख दिया, उसी में प्लेट रख दिया। अब क्या है, जैसे प्लेट है तो ऊपर से कटान स्टार्ट हुआ, जब कटान स्टार्ट होगा तब क्या होगा, तब आपके छोटे छोटे बुलबुले यहाँ से उठने लगेंगे। ठीक है, तो जब अम्ल धातु को काटती है उस विधा को क्या कहते हैं, तो अम्ल द्वारा धातु का काटा जाना जो होता है वो बाइटिंग होता है।
उसको कहते हैं बाइटिंग। तो बाइटिंग शब्द किस में आएगा, ओबीएचिंग में आएगा। तो अम्ल द्वारा धातु का जो खाया जाना होता है वो होता है बाइटिंग। ठीक है, तो इतना भी ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं उसको, तो बाइटिंग कहते हैं। तो अम्ल धातु को काटने लगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, जब अम्ल धातु को काटेगा तो वहां से बुलबुले उठेंगे, और बुलबुले जब उठे हैं तो बुलबुले आपको हटाने पड़ेंगे। तो किसी मुलायम पंख से आप उसको हटाते रहना चाहिए। कोई भी पंछी है, कोई भी पंछी रहेगा उसके बड़े पंख से उसको हटाते रहना चाहिए। अगर आप उसको नहीं हटाएंगे तो जहां से बुलबुले उठते हैं वहां पे अम्ल नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां पे कटान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा कटान से संबंधित। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कितने समय में ये चित्र जो है हमारे अंदर कट जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले से हम एक प्लेट का प्रैक्टिस के रूप में कर लेते हैं कि 1 मिनट में हमारा कितना कटान हो जाएगा, 2 मिनट में कितना कटान हो जाएगा। तो उसी अनुरूप, अपने संयोजन के अनुरूप हम उतने समय तक उसको प्लेट में रखते हैं। फिर जैसे हमारा कटान हो गया, फिर हम क्या करेंगे, इस प्लेट को हम यहाँ से निकाल लेंगे। फिर उसको हम तारपीन से अच्छी तरीके से साफ कर लें, या आपका जो भी स्प्रिट वगैरह रहता है उसको हम अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हमारी प्लेट थी पूर्णतया तैयार हो चुकी है। अब इस तरीके से ग्राउंड वगैरह हमने सब साफ कर लिया था। तो जैसे हमारी ये प्लेट थी, पूरी ये प्लेट आपकी रही है, और यहाँ पर आपका चित्र जो था ये आपका कट चुका। बाकी ये पार्ट नहीं कटा क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लगा हुआ था, यहाँ पे वार्निश लगी हुई थी, यहाँ पर कुछ नहीं लगा था, इसलिए ये पार्ट जो था ये गहरा हो गया था। उससे पहले और देख लीजिए, पार्ट जब कटा तो जैसे हमें इतना पार्ट काटना था, तो जो पार्ट कटा यानी कि अम्ल द्वारा धातु का जो काटा जाना था वो तो बाइटिंग कहलाया। बाई चांस हमें इतना पार्ट काटना था लेकिन हमारा इतना पार्ट एक्स्ट्रा कट गया यहाँ पे, मतलब हो सकता है ग्राउंड ना लगा हो लेकिन हमारे चित्र नहीं चाहिए था यहाँ, तो यहाँ पे ग्राउंड जो था वो हट गया होगा, लेकिन वो कट गया है, लेकिन चित्र में इसका कोई काम नहीं था, हमें चित्र में नहीं लेता है, लेना है इसको। तब इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे फॉल्स बाइटिंग। अगर अतिरिक्त कटान हो जाता है तो उसको बोला जाता है फॉल्स बाइटिंग, मतलब अतिरिक्त कटान जो हो गया। ठीक है, फॉल्स बाइटिंग किसे कहते हैं, तो अतिरिक्त कटान को, और बाइटिंग किसे कहते हैं, तो अम्ल द्वारा धातु को काटा जाना, वो बाइटिंग होता है। तो अब आपका चित्र ये यहाँ पे उत्कीर्ण हो चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तब अब आप इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट कैसे करेंगे तो भी ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या किया, ये आपकी प्लेट पहले से तैयार थी, वहां पे प्लेट आपकी तैयार हो चुकी थी, कटान भी यहाँ पे हो चुका था अम्ल की सहायता से। अब क्या करेंगे, तब आप आपकी इसको रोलर की सहायता, जो आपका रोलर था उस रोलर की सहायता से यहाँ पर आप क्या करेंगे, तब आप इंक लगाएंगे। इसमें इंक लगी हुई है, इसको आप इंक लगाएंगे तो क्या होगा, इंक यहाँ पर भर जाएगी और यहाँ पर भी लग जाएगी। लेकिन जो ऊपर इंक लग जाती है उसको हम साफ कर देते हैं मुलायम कपड़े से या किसी भी चीज से। अंदर जो इंक भरी हुई है वही इंक सिर्फ रहनी चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, उसको पेपर लेंगे आप, तो पेपर हल्का नम रहना चाहिए, मतलब क्या होता है, अल्प नम पेपर रहना चाहिए, और इसके ऊपर आप पेपर रख करके इसको ऊपर से अच्छी तरीके से रगड़ देते हैं। मतलब आप इसकी क्या करते हैं, बर्निशिंग करते हैं, उसको ऊपर से रगड़ते हैं। जब रगड़ते हैं तो क्या होगा, जो उसका प्रिंट का कलर, ये इंक थी वो इसी में आ जाएगी। तो क्या है, जब छपेगा, मतलब जब ये छपेगा तब कैसा प्रिंट आ जाएगा, तो आपका ये प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रम देखिएगा आप, प्रोसेस आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लेट को हमने गर्म किया, उसके ऊपर हमने ग्राउंड लगाया। तो ग्राउंड हमारा मोम प्लस डामर का बना हुआ था, नाम भी याद रखिएगा, अस्फाल्टम या बिटुमन। ठीक, और अम्ल प्रतिरोधी होता है इसीलिए वो लगाया जाता है। उसके बाद हमने उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर बिछाने से पहले हमने क्या किया, उसको मोमबत्ती के धुएं में काला कर लिया। फिर हमने ट्रेसिंग पेपर पे जो आकृति थी उसको हमने उसी पे स्थानांतरित कर लिया, यानी कि उतार लिया। उसके बाद में जो उसके ऊपर जो ग्राउंड था, उस लाइंस के ऊपर जो ग्राउंड आ रहा था, उस ग्राउंड को हमने नुकीली सुई से, औजार से हटा दिया। ठीक है, अब उसको हमने हटा दिया तो क्या है, आगे की तरफ तो आपका अम्ल प्रतिरोधी था, पीछे की साइड से या साइड से या जो होता था वो अम्ल कटान कर सकता था। इसलिए हमने स्टॉपिंग आउट वार्निश को ब्रश की सहायता से चारों तरफ लगा दिया। आगे आपका पहले से ग्राउंड था अम्ल प्रतिरोधी। फिर उसको आपने क्या किया, जो भी बर्तन में आपने अम्ल तैयार किया था उसमें आपने उसको रख दिया, वहां पे आपका कटान स्टार्ट हुआ। जब कटान हो गया तो उसके बाद आपने प्लेट को निकाल लिया, उसको आपने अच्छी तरीके से साफ कर लिया। फिर उसके बाद आपने इंक लगाई। इंक लगाने के बाद में अंदर की सतह में जो इंक भर गई थी, ऊपर की सतह से आपने इंक हटा दी, सिर्फ उन लाइंस में इंक भरी हुई है। फिर आपने पेपर में अल्पनम पेपर से उसको प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, लेकिन इसका एक क्रम आता है, वो क्रम देख लीजिएगा। और हमेशा चित्र यहाँ पे भी उल्टा ही बनेगा, और ये जो रहेगा, ये मुद्रण की जो रहेगी वो प्रत्यक्ष तकनीक रहेगी। अगर कोई भी ऐसी प्लेट है, क्योंकि क्वेश्चन काफी आते हैं, अगर कोई प्लेट है, ये हमारा चित्र है और इस प्लेट से डायरेक्ट किसी कागज पे छप रहा है तो प्रत्यक्ष प्रणाली ही आएगी। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रणाली आएगी। ऐसा कोई प्रोसेस जो हमें दिखे ना, जैसे यहाँ से इस पे छपे फिर इस पे जाके कागज पे छपे, तब वो अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, लेकिन ये अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे छप रहा है तब ये प्रत्यक्ष आएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने जितने भी प्रोसेस पढ़े हुए हैं वो सारे प्रत्यक्ष हैं। आगे जो आएंगे वो आपके बता दिए जाएंगे, जहाँ पे अप्रत्यक्ष आएगा तो उसको ध्यान रखिएगा।
ठीक है। एक आपका ऑफसेट आता है प्रत्यक्ष में, बाकी आपका ये तो प्रत्यक्ष तकनीकियां हैं। तो देखिएगा क्रम क्या आएगा जब हम अम्लांकन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्रम कौन सा बनता है। तो सबसे पहले आपका क्या था, तो सबसे पहले आपकी थी प्लेट। प्लेट के बाद आपने क्या किया, तो आपने ग्राउंड लगाया। क्या किया, तो ग्राउंड लगाया। ग्राउंड के अलावा यहाँ पे एस्फाल्टम या बिटुमन शब्द भी आ सकते हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि उनका काम ही यही होता है। फिर आपने क्या किया, आपने धुएं में काला किया था, लेकिन वो प्रोसेस के अंतर्गत मत लिखिए क्योंकि पेपर में कभी भी वो आता नहीं है। फिर आपने क्या किया, तब आपने रेखांकन आपको यहाँ पे उतारना है। जो आपने रेखांकन कर लिया, तो रेखांकन के बाद में आपको वार्निश लगानी है, स्टॉपिंग आउट वार्निश, तो उसको भी लिख सकते हैं स्टॉपिंग आउट वार्निश। स्टॉपिंग आउट वार्निश रहेगा, और स्टॉपिंग आउट वार्निश के बाद में क्या आएगा, तब यहाँ पे आपका क्या आएगा, तब अम्लांकन आएगा, यानी कि आप यहाँ पे एचिंग करेंगे। अम्लांकन लिखें या एचिंग लिखें, या यहाँ पे शब्द भी आ सकते हैं, कई सारे रेखांकन का स्केचिंग आ सकता है। और जब आपने अम्लांकन कर लिया, तो आपने बाद में प्लेट को साफ कर लिया अच्छी तरीके से, फिर आपने वहां पे इंक लगाया, तो उसको क्या कहेंगे, तब इंकिंग। और इंक जब आपने लगा लिया, तो लास्ट में क्या आएगा, प्रिंटिंग। तो एक तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, लेकिन पेपर में ये पूरा नहीं आता है, तो क्या आता है, तो वहां पे क्या आता है, वहां पे सिर्फ आता है रेखांकन। रेखांकन के बाद में वो आ जाता है अम्लांकन। अम्लांकन के बाद आ जाता है इंकिंग, और इंकिंग के बाद आ जाता है प्रिंटिंग। तो अगर आपको पूरा प्रोसेस याद है, तो क्योंकि विकल्पों के आधार पर ही वहां पे आपको लगाना होगा, अपने मन से वहां पे कुछ नहीं लगाना है। तो अगर आपको पूरा प्रोसेस पता है, तब आप उसको लगा लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये आपका जो था, वो आपका पूरा प्रोसेस रेखा अम्लांकन का जो था आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी का एक और प्रोसेस है सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन, उसको भी देख लीजिएगा। कोई तकनीकी भिन्नता नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है उसमें। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन, इसी के अंतर्गत है, थोड़ा सा अंतर आता है, सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन, ठीक है। तो सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन के अंतर्गत क्या होता है, उसमें देख लीजिएगा। तो अंतर सिर्फ इतना है, प्रोसेस वही है, अंतर सिर्फ इतना रहेगा, जो आपने ग्राउंड लगाया था, प्लेट गर्म करने के बाद आपने जो ग्राउंड लगाया था, तो पहले क्या होता था, मोम प्लस डामर था, तो ग्राउंड जो था वो हार्ड हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने ग्राउंड में मोम प्लस डामर के साथ, मोम प्लस डामर तो ग्राउंड में आता ही एस्फाल्टम में, साथ में आपने पशु की चर्बी मिला ली। पशु की चर्बी आपने मिला ली वहां पे। तो पशु की चर्बी मिला ली है, तो पहले जो ग्राउंड हार्ड हो जाता था, वो हार्ड यहाँ पे नहीं रहेगा आपका। जितनी देर तक लगाएंगे, जैसे आपने क्या किया, प्लेट को गर्म किया, प्लेट पे आपने ग्राउंड को लगाया, तो ग्राउंड क्या होगा, वो सॉफ्ट ही रहेगा, जैसा आपने लगाया था वैसा ही रहेगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको धुएं में वही काला कर लेना है, या नहीं भी काला करेंगे तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने ट्रेसिंग पेपर पे जो आकृति आपने उकेरी है, जैसे ये ट्रेसिंग पेपर आपका है, तो ट्रेसिंग पेपर रखने से पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक पतला कागज बिछा देना है, कि इस पे ग्राउंड लगा है, ये पतला कागज आप बिछा देंगे। फिर आप इसको उठा करके इसके ऊपर फिर इसी को दोहरा देंगे। इस तरीके से आपका था, इस तरीके से उल्टा करके आप उसके ऊपर दोहरा देंगे, तो क्या होगा, जो आपका अम्ल, ये आपका ग्राउंड था, ग्राउंड क्योंकि यहाँ पे आपका सॉफ्ट है, आपका हार्ड नहीं हुआ है, तो जब आप पेंसिल से, यहाँ पे विशेषता ये होती है कि आप पेंसिल से भी रेखांकन कर सकते हैं। जब आप पेंसिल से इसको दबाएंगे, तो जो ग्राउंड क्या होगा, ये हट जाएगा इसके ऊपर से। जब ये आपको पेपर हटाएंगे, तो अंदर का ग्राउंड जो था वो हट चुका है। फिर आप साइड में वार्निश लगा देंगे, पीछे की तरफ वार्निश लगा देंगे, और फिर पुरानी तरीके से उसको आप वहां पे अम्ल प्लेट में डाल करके, जो आपका टब था उसमें डाल करके आप उसकी उसका कटान कर लेंगे। कटान के बाद में पुरानी तरीके से, जैसे आपने अम्लांकन में, रेखा अम्लांकन में प्रिंट लिया था, बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंट ले लेंगे। फिर अंतर क्या था, कि अंतर कहाँ से आया, तो अंतर बस इतना ही आया, जो आपने मोम प्लस डामर जो रहता था वो हार्ड हो जाता था, तो आपको सुई से रेखांकन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे साथ में पशु की चर्बी मिली हुई है, इसलिए यहाँ पे जो रेखांकन है वो आप पेंसिल की सहायता से भी कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आप चाहें तो किसी कपड़े या गत्ते का टेक्सचर भी दबाकर उसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन रहेगा। उसके पहले आपने रेखा अम्लांकन के बारे में पढ़ा, तो आपने रेखा अम्लांकन के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद आपके जो प्रोसेस आएंगे, तो आपका आएगा जैसे एक्वा टिंट, ठीक है, एक्वा टिंट आएगा। और एक्वा टिंट का ही एक प्रोसेस है शुगर ग्राउंड एक्वा टिंट, शुगर ग्राउंड एक्वा टिंट, शुगर ग्राउंड एक्वा टिंट रहेगा। उसके पश्चात इसी का प्रोसेस है। फिर आपका आएगा विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी के बाद में जो आपका आएगा वो आएगा कोलोग्राफ। ये आपका इंटेग्रियो के इतने प्रोसेस बचे हुए हैं। तो इसके पश्चात, क्योंकि आपका रेखा अम्लांकन और आपका सॉफ्ट ग्राउंड अम्लांकन दोनों आपके अम्लांकन के हो चुके हैं। ये भी है अम्लांकन के ही प्रकार किया, इसमें भी अम्लांकन जाएगा। तो आगे के जो प्रोसेस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे, तो आगे की वीडियोज का वेट करिएगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि जो भी प्रोसेस है वो बहुत आपको डीपली ध्यान देने हैं,
ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 तक आपको सारे वीडियोज़ जो ग्राफिक्स से संबंधित हैं दिए जा सकें, और आगे की वीडियोज़ भी आपको पेपर के बाद में जो भी टीजीटी या पीजीटी से संबंधित हैं वो भी दिया जा सके। ठीक है, तो अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे से आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दी जा सके। धन्यवाद।